मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। एक बार फिर से हम बात करेंगे जो एमएसएमई पेमेंट रूल्स है, जहां पर बेसिकली आपको 15 डेज या फिर 45 डेज के अंदर पेमेंट करनी है। और अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे में सेक्शन 43 बी क्लोज एच ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो एक्सपेंस वो परचेज आपको अलाउ नहीं की जाएगी। इसके रिगार्डिंग हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। काफी सारी वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दी गई है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। वन ऑफ द वीडियो में हमने डिस्कस भी किया कि ट्रेडर्स पर यह रूल अप्लाई नहीं होता है। इट मींस अगर जो सेलर है वो एक होल्ड सेल ट्रेडर है या फिर रिटेल ट्रेडर है, तो ऐसे में बायर के ऊपर जो है सेक्शन 43 बी क्लोज एच जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। और अगर टाइमली पेमेंट नहीं भी की गई है तो ऐसे में किसी तरह की कोई डिस अलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी। यहां पर हमने काफी सारा डिस्कशन किया कि जो ट्रेडर्स है, चाहे वो होलसेल ट्रेडर है या फिर रिटेल ट्रेडर है, उनको जो है एमएसएमई एक्ट के तहत बेसिकली जो है सप्लायर नहीं माना गया है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत कवर नहीं किया गया है। वहां पर सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को ही कवर किया गया है। इसके रिगार्डिंग हमने जो है एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जो है आपके साथ डिस्कस किया था, जहां पर कहा गया था कि ये जो है सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बेनिफिट देने के लिए जो है ट्रेडर्स को अलाउ किया गया था, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके अलावा और किसी तरह का कोई भी बेनिफिट जो है एमएसएमई एक्ट के तहत उन ट्रेडर्स को अलाउ नहीं किया गया था। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और जहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि जो ट्रेडर्स हैं, अगर उनके द्वारा गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की गई है तो ऐसे में बायर पर सेक्शन 43 बी क्लोज एच अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेडर्स को यहां पर जो है एमएसएमई एक्ट के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, भले ही वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो भी उनको जो है एमएसएमई एक्ट के तहत जो है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंदर कवर किया गया है और ऐसे में उनको सप्लायर माना गया है। और जो सेक्शन 15 है वो जो है उनके केसेस में एप्लीकेबल हो जाता है। और ऐसे में वो एक माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होने की वजह से उन पर जो है सेक्शन 43 बी क्लोज एच भी एप्लीकेबल हो जाता है। अगर हम बात करें, अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया, जब हम होलसेल ट्रेडर या रिटेल ट्रेडर को जब मान रहे थे कि उसके केस में यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बायर को एक जो है बेनिफिट मिल रहा था कि जो पेमेंट रूल है 15 डेज 45 डेज का, अब वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे में जो ये ट्रेडर है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट था कि इस रूल का बेनिफिट ना मिलने की वजह से टाइमली जो पेमेंट मिलने वाली बात थी वो इनके केस में नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर ये सेलर स्पेसिफिक ट्रेडर के अंदर कवर हो जाता है तो ऐसे में वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत भी कवर हो जाएगा और ऐसे में वो एक सप्लायर होगा और सेक्शन 15 जो है एप्लीकेबल हो जाता है और ऐसे में 43 बी क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी भी आ जाती है। तो यहां पर बेसिक जो पर्पस, जो इंटेंशन आपको समझनी है, जो इंटेंशन आपको समझनी है कि क्यों ट्रेडर को एक जगह तो एक्सक्लूड किया गया है और एक जगह इंक्लूड किया गया है। तो अगर मैं बात करूं ट्रेडर की, तो ट्रेडर को जहां पर एक्सक्लूड किया गया है वो उन केसेस में है जहां पर कोविड के दौरान जो है गवर्नमेंट के स्कीम्स के तहत जो है कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पर जो लोन्स दिए जा रहे थे, उसमें जो है ट्रेडर को अलाउ किया जाए, इसलिए वहां पर ट्रेडर को उद्यम रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया और उनको कहा गया कि आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पर जो लोन ले सकते हैं बैंक से, एनबीएफसी से। तो ऐसे में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो एक बेनिफिट देना था उसके लिए ट्रेडर को अलाउ किया गया। सिंस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का ही बेनिफिट देना था, इसी वजह से उनको जो है एक्सक्लूड किया गया सेक्शन 43 बी क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी से, उनको एक्सक्लूड किया गया सेक्शन 15 की एप्लीकेबिलिटी से। तो ऐसे में अब हम बात कर रहे हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है बेसिकली जो ऑलरेडी एमएसएमई एक्ट में पहले से ही कवर्ड थे। जो ट्रेडर जो ट्रेडर ऑलरेडी एमएसएमई एक्ट में पहले से ही कवर्ड थे, उन्हीं ट्रेडर्स को कहा गया कि वो जो है अगर वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है तो ऐसे में सेक्शन 43 बी क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी वहां पर आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 क्लोज एन ऑफ एमएसएमई एक्ट, जहां पर हमने डेफिनेशन रीड की सप्लायर की, सप्लायर मींस ए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को ही सप्लायर माना जाएगा, मीडियम इंटरप्राइजेस को यहां पर कवर नहीं किया गया था। इवन सेक्शन 43 बी क्लोज एच में भी जो है मीडियम इंटरप्राइजेस को कवर नहीं किया गया है। उसके बाद कहा गया विच हैज फाइल्ड ए मेमोरेंडम, जिसने एक मेमोरेंडम फाइल किया है, बेसिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन, जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जो एक माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस है, वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा सप्लायर। और सप्लायर के केस में जो है सेक्शन 15 एप्लीकेबल होगा। इट मींस टाइमली पेमेंट की जाएगी। तो यहां पर जो है बेसिकली जो डेट ऑफ पेमेंट्स के जो
प्रोविजंस है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 जो है सप्लायर पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ऐसे में बायर को जो है टाइमली पेमेंट करनी होगी। 15 डेज 45 डेज जो भी केसेस में एप्लीकेबल है उस केस के अकॉर्डिंग जो है वो पेमेंट करनी होगी। जो पेमेंट्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या ड्यू डेट्स है पेमेंट्स करने के लिए। अब बात आई कि यहां पर अगर आप देखेंगे सिर्फ बात की गई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस की, यहां पर कहीं नहीं कहा गया कि ट्रेडर को भी सप्लायर माना जाएगा। और ऐसे में एमएसएमई एक्ट के अंदर जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उसकी डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स को इंक्लूड किया गया है, ट्रेडर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस डेफिनेशन को आप पूरा रीड करेंगे, जहां पर कहा गया है फाइल्ड ए मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। तो बेसिकली ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको सेक्शन 8 के अंदर मिल जाता है, और सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो मेमोरेंडम फाइल किया जाता है उसके बेसिस पर वो एक माइक्रो इंटरप्राइज है या फिर स्मॉल इंटरप्राइज है ये डिसाइड होगा, और अकॉर्डिंगली जो है वो एक सप्लायर कहलाएगा, या तो माइक्रो या फिर स्मॉल। अब बात आई यहां पर कहा गया एंड इंक्लूड्स। अगर आप इस डेफिनेशन को रीड करेंगे तो यह जो पार्ट है एंड इंक्लूड्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट मींस यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है वो तो है ही, उसके अलावा और व्यक्तियों को भी इंक्लूड किया जाएगा एज ए सप्लायर। अगर वो सप्लायर में इंक्लूड किए जाएंगे और उनके पास क्या है उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में उनके केसेस में भी सेक्शन 15 क्या हो जाएगा एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर सेक्शन 15 एप्लीकेबल हो गया तो ऐसे में जो टाइम लिमिट्स है 43 बी क्लोज एच में जिसका जिक्र किया गया है वो वहां पर भी एप्लीकेबल होगी, और जो है टाइमली पेमेंट होने पर ही वो एक्सपेंस या परचेज अलाउ की जाएंगी। अदरवाइज जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर में वो एक्सपेंस आप क्लेम कर पाएंगे। अब इसके बाद कहा गया कि एंड इंक्लूड्स कि कौन कौन और इंक्लूड किया जाएगा। द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो यहां पर जो पर्पज है अगर मैं बात करूं जिन जिनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो बेसिकली आप देखेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है जो इन माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, ये क्या है बेसिकली जो इंडस्ट्रीज है उनकी हेल्प के लिए है। तो ऐसे में ये भी क्या मानी जाएंगी सप्लायर मानी जाएंगी, और इस पर भी जो है एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल होगा। The Small Industries Development Corporation of a state or a union territory by whatever name called being a company registered under the Companies Act 1956। तो ये बेसिकली जो है स्टेट लेवल पर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जो है काम करती है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड एनी कंपनी, कंपनी मींस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और ए बॉडी बाय व्हाट एवर नेम कोड, किसी भी नाम से इसको जाना जाए, रजिस्टर्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के तहत जो है वो क्या है रजिस्टर्ड है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड engaged in and engaged in selling goods produced by micro or small enterprises and rendering services which are provided by such enterprises। कि जो engaged है in selling goods, goods को बेचने में, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, एंड रेंडरिंग सर्विसेज जो सर्विस रेंडर कर रही हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सच इंटरप्राइजेस, जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है उन सर्विसेज को लेते हुए आगे वो सर्विसेज जो है दी जा रही है। तो ऐसे में ये लोग भी क्या माने जाएंगे, ये लोग भी सप्लायर माने जाएंगे। और ऐसे में अगर एज ए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस इनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो इन पर भी सेक्शन 15 जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर वर्ड्स यूज किए गए हैं सेलिंग, आप देखेंगे यहां पर प्रोड्यूस्ड वर्ड यूज नहीं किए गए हैं, जो प्रोड्यूस्ड वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। इट मींस ये जो बायर है अगर ये माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस है, ये एक मैन्युफैक्चरर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, और ऐसे में ये जो सेलर है अगर इन लोगों से गुड्स या सर्विसेज लेकर आगे वो गुड्स सेल कर रहा है या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे में सेक्शन 2 क्लोज एन सब क्लोज 3 के तहत ये भी क्या माने जाएंगे सप्लायर माने जाएंगे, अगर इनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है और इन्होंने अपने आप को एज ए माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत रजिस्टर्ड किया है। लेकिन अब बात आई कि क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्या इंडिविजुअल्स यहां पर कवर होंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यहां पर कहा गया है कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और बॉडी whatever name called registered और constituted under any law for the time being in force, जो किसी लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं या किसी लॉ के तहत रजिस्टर किए गए हैं। और ऐसे में जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है किसी भी लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है,
और ना ही वो किसी लॉ के तहत रजिस्टर कर उनको फॉर्म किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो ऐसे में उनके केसेस में यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद बात आई पार्टनरशिप फर्म्स की। तो क्या पार्टनरशिप फर्म्स यहां पर कवर होंगी? तो पार्टनरशिप फर्म जो है, यहां पर वर्ड यूज किया गया बॉडी। तो बॉडी वर्ड के अंदर जो है आपकी पार्टनरशिप फर्म्स जो है आ जाती है, लेकिन यहां पर सिर्फ वही पार्टनरशिप फर्म्स कवर होंगी जो क्या है, रजिस्टर्ड है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर की जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के तहत जो है उनको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। हालांकि इंडिया में मैं बात करूं, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है, वो अपने आप को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर नहीं करती हैं, वो एक सिंपली पार्टनरशिप डीड के जरिए अपने आप को फॉर्म करती हैं और उसके बाद जो है अपना बिजनेस करती हैं। वो जो है अगर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर है तो ऐसे में वो यहां पर कवर हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं एलएलपीज की, तो एलएलपीज यहां पर कवर हो जाएंगी क्योंकि वो जो है एक कंपनीज एक्ट के तहत फॉर्म की जाती है। सिमिलर वे में कंपनी है, कंपनी जो आपकी वो भी कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है, रजिस्टर की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ट्रस्ट की। तो बेसिकली जो रजिस्टर्ड है या फिर किसी लॉ के तहत उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ऐसे में जो है वहां पर ये लोग जो है इंक्लूड हो जाएंगे और जो है सप्लायर माने जाएंगे अगर इनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है और जो है इन्होंने अपने आप को एज ए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है अपने आप को रजिस्टर किया है। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं उन लोगों की जो क्या है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज है, और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों की जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के तौर पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को भी जो है सप्लायर का दर्जा दिया गया है। भले ही ये लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, भले ही ये लोग जो है सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन स्टिल इनको जो है सप्लायर का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने में, उनकी जो गुड्स को सेल करने में, सर्विसेज को सेल करने में हेल्प कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको इंक्लूड किया गया है। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को यहाँ पर क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, इसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी, इनको इंक्लूड किया गया है। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एचयूएफ की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे में उन लोगों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अगर होलसेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एमएसएमई एक्ट का। लेकिन अगर वो एक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, बॉडी है, लेकिन क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, किसी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, तो ऐसे में उनको जो है यहाँ पर कवर किया गया है। अगर वो गुड्स या सर्विसेज सेल कर रही हैं जो कि एक माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस से ली गई है, तो ऐसे में उनको जो है एमएसएमई का दर्जा दिया गया है। ये एक्ट के अंदर ही जो है दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी कि इनके केस में जो है एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं, ये जो सेलर है, जो होलसेल ट्रेडर है या फिर रिटेल ट्रेडर है, अगर ये माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस से गुड्स या सर्विसेज ले रहा है जिन पर एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल है, और ऐसे में ये जो गुड्स है या सर्विसेज की सेल की जा रही है बाय सच सेलर, और ये जो सेलर है या तो एक कंपनी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर ट्रस्ट है या फिर कोई बॉडी है जो किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, तो ऐसे में जो है ये ट्रेडर होते हुए भी जो है एमएसएमई एक्ट का बेनिफिट ले पाएगा। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के तहत ये एक सप्लायर कहलाएगा अगर इसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, और ऐसे में ये जो सेलर है, इस केस में जो बायर होगा उस पर जो है 43B क्लोज एच की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो ये बेसिकली जो है वो लोग हैं जो भले ही ट्रेडर हैं लेकिन इनको जो है एमएसएमई में कवर किया गया है, और इनके केस में जो है 15 डेज या 45 डेज की जो पेमेंट्स रूल्स है वो एप्लीकेबल होते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। व्हाट्सअप चैनल से डेली टैक्स अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, टेलीग्राम चैनल से बहुत सारी यूजफुल फाइल्स, केस जजमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।